नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू फर्स्ट में। तैयारी सीटेट की के अंतर्गत हम लेकर आए हैं भाषा का अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज पर। लैंग्वेज कोई भी भाषा हो सकती है। हम यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरह से भाषा का अधिगम होता है और कैसे उसका अर्जन किया जाता है। इसके अंतर्गत आज हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। भाषा विकास का जो शिक्षा शास्त्र है यानी पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो उसी के संबंध में एक एक करके हम विषयों को लेंगे। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो है, हमारी चर्चा का विषय आज रहेगा भाषा किसे कहते हैं, भाषा की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति तथा माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं आज हम भाषा से। तो दोस्तों, भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई मनुष्य अपने विचार, भाव, अपनी इच्छाएं जो है उसे अभिव्यक्त करना सीखता है, करता है। देखिए, हमें भाषा जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो कैसे? क्योंकि अगर हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है तो एक माध्यम तो हमें चाहिए। वो माध्यम क्या होगा? ऐसा माध्यम जिसका परिचय मेरे लिए भी हो और जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, जिसको कन्वे करना चाहती हूँ, उसके लिए भी हो। तो एक निश्चित भाषा ऐसी हो सकती है, एक भाषा ऐसी हो सकती है जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकूं। तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इसका हम कह सकते हैं ये हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम बातचीत कर पाते हैं, अपने मन की बात कह पाते हैं। तो आइए भाषा की विशेषताओं पर चलते हैं। भाषा की सामान्य विशेषताओं की बात करें तो भाषा जो होती है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती है। पैतृक संपत्ति की हमें जो अपने पेरेंट्स से जेनेटिक्स में मिलती है, वंशानुक्रम से मिलती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाषा मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि भाषा का अर्जन संभव है। हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, हम उसको सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि भाषा जो मतलब हम ये कहें कि जेनेटिकली हमें पूरी तरह से नहीं मिलते, लेकिन किसी भी भाषा को सीखने से संबंधित जो एप्टीट्यूड है वो हमारे अंदर हो सकता है, जो क्षमता है वो हमारे अंदर हो सकती है। अगर वो है तो हम उस भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं। मान लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं वो हिंदी भाषा अधिक बोलते हैं और कोई क्षेत्रीय भाषा जो है उनकी है वो कम बोलते हैं। तो अब वही चीज़ है कि उसके लिए जो बच्चों में वो जो चीज़ आएगी तो बच्चे भी हिंदी भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होंगे, क्योंकि वो पहले से ही जेनेटिकली हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड जो है वो बच्चे के अंदर आ गया है। तो ये जो एप्टीट्यूड होता है किसी भी लर्निंग को करने में मदद करता है। तो ऑल्दो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है उसको सीखने की क्षमता हमारे अंदर पहले से हो सकती है। और इसी के साथ ही भाषा का अर्जन संभव है। हम इसको अर्जित कर सकते हैं। अर्जित कैसे कर सकते हैं? कि हमें जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, हम उस तरीके के एनवायरनमेंट में रह कर के कोई भी भाषा सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो है उसको जैसे स्कूलों में होता है कि स्कूलों में जैसे इंग्लिश का प्रचलन है, तो कहते हैं कि इंग्लिश घर में तो नहीं बोली जाती, लेकिन आज स्कूलों में इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है कि वो अंग्रेज़ी बोलना सीखने लग जाता है, क्योंकि उसको बार बार अंग्रेज़ी के ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुनता है और बार बार जो उसके इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो भी इंग्लिश में होती हैं। तो वो धीरे धीरे
इंग्लिश को सीख पाता है क्योंकि उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के संबंध में कि भाषा सीखी जा सकती है, भाषा का अर्जन संभव है। फिर इसी के साथ भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन भी है। भावों की अभिव्यक्ति करनी है तो उसके लिए भी हमें भाषा का सहारा लेना होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अगर हमें मान लीजिए कि कोई एक कॉमन भाषा का भी हम सहारा ले सकते हैं कि मान लीजिए अब जैसे हिंदी भाषा दक्षिणी भारत में नहीं बोली जाती, लेकिन अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो कि उत्तरी भारत में भी है, दक्षिणी भारत में भी है। कहीं पे भी आप जाएंगे, वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन है। तो एक कॉमन भाषा को लेकर के आप अपनी भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो एक ऐसा भाषा जो है वो भावाभिव्यक्ति का साधन है। फिर भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील है। भाषा में भी परिवर्तन आते हैं, आप कह सकते हैं भाषा में भी परिवर्तन आते हैं, उसका भी विकास होता है। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं, सबसे पहले जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। तो सबसे पहले वैदिक युग में लोग संस्कृत बोलते थे। अब जब वो संस्कृत बोलते थे तो सभी के सभी संस्कृत बोलते थे, वहाँ पे बच्चे बूढ़े सब लोग, स्त्रियाँ सभी संस्कृत बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसा था कि गुरुकुल सिस्टम में कि वहाँ पे कुछ लोग जो शिक्षित उसमें आते थे वो संस्कृत भी बोल रहे, लेकिन धीरे धीरे जब भाषा में परिवर्तन होता चला गया तो संस्कृत जो है वो भाषा प्राकृत भाषा के रूप में आ गई। प्राकृत भाषा का रूप उसने धारण किया। अपभ्रंश भाषा हम कह सकते हैं, प्राकृत पाली अपभ्रंश भाषाएं। तो ये पूर्ण रूप से संस्कृत नहीं थी। और फिर उसके बाद हिंदी भाषा जो है उसका हम कह सकते हैं कि उद्गम हुआ। तो बीच में आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश भाषाएं आ रही हैं, ना वो प्योर संस्कृत थी ना वो प्योर हिंदी थी, लेकिन हाँ अब बाद में हिंदी भाषा आई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। तो भाषा में भी परिवर्तन संभव है, धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन आते हैं। समाज में जैसे लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसमें नए नए शब्दों को डल जाते हैं, शब्द अपने आप जो प्रचलन के शब्द होते हैं उनका प्रयोग करने लग जाते हैं हम। जैसे आप मान लीजिए कि आज हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में कई शब्दों को हम अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कॉपी कहते हैं, हम पुस्तिका नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर हम पुस्तिका कहेंगे तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं ये, उत्तर पुस्तिका कह रहे हैं तो क्या होती है ये। लेकिन कॉपी सबको पता है कि हाँ कॉपी एक जिसमें हम लिख सकते हैं। तो कॉपी ऑल्दो जो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, लेकिन क्योंकि समाज में उस शब्द का इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि वो हिंदी में भी हम उसका प्रयोग करने लगे हैं। तो इस तरह से भाषा में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और भाषा का भी विकास होता है। भाषा में भी नए शब्दों का आगमन होता है, नई नई चीज़ें उसमें आती हैं, जुड़ती हैं। तो भाषा परिवर्तनशील है और विकासशील है। फिर उसके बाद भाषा और विचार में अटूट संबंध है। ये जो बात है ये आपको मनोविज्ञान की ओर भी लेके जाएगी, साइकोलॉजी की ओर भी लेके जाएगी। जहाँ आप वाइगोत्स्की की बात करते हैं, पियाजे वाइगोत्स्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वहाँ पर भी आप इन जो भाषा और विचार है इसको लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर भाषा और विचार में अटूट संबंध है। अब भाषा, लैंग्वेज और विचार, अब देखिए किसी विचार किसी के भी मन में हो सकता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि विचार जो है वो विचार को भी तो मस्तिष्क में आने के लिए कोई भाषा का रूप लेना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से भाषा के महत्व पर चर्चा की जाए। तो अब इस बात को सोचने के लिए भी मैं किसी न किसी भाषा का आधार तो लूँगी। अब ये संभव है कि मैं हिंदी भाषा का आधार ना लूँ, मैं हो सकता है कि तमिल भाषा में मैं अधिक सहज अनुभव करती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, वो मेरी मातृभाषा है, मेरी क्षेत्रीय भाषा है, तो मैं अपनी मातृभाषा में अधिक सोचने का प्रयास करूँगी। तो मेरे विचार जो हैं उनको भी एक भाषा की ज़रूरत है।
और भाषा अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाषा में जब तक कुछ विचार ना हो, कोई भी तथ्य ना हो, तो भाषा भाषा नहीं, भाषा का प्रयोग ही क्या हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा और विचार में अटूट संबंध है। एक ऐसा संबंध है जो कभी भी टूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। विचार के बिना भाषा अधूरी है और भाषा के बिना विचार अधूरे हैं। तो ये एक आधार का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति। प्राथमिक स्तर पर हम हिंदी भाषा के कुछ, हमें हिंदी भाषा के उद्देश्य, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की अगर हम चर्चा करें तो एनसीईआरटी ने इसके कुछ आउटकम्स बताए हैं, संप्राप्ति बताई है, जो कि हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो हिंदी भाषा सीखता है तो प्राथमिक स्तर पर उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसे हिंदी भाषा का ज्ञान है, इसे नॉलेज है, इसे पता है। तो यहाँ पर जो हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, उसकी भाषा सीखने की संप्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो मुख्य तौर पे हमारे 4 कौशल हैं। सबसे पहला हमारा जो कौशल है वो है श्रवण कौशल। श्रवण यानी सुनना। सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद श्रवण कौशल के बाद फिर आता है बोलने का, यानी कि हम बोलने की बात करेंगे तो श्रवण के बाद वाचन, हम बोलते हैं, सुनने के बाद हमने बोला तो बोलने से संबंधित हुआ। फिर हम पढ़ने की बात करते हैं तो पठन कौशल, फिर पढ़ने के आधार पर हम लिखना शुरू करते हैं तो लेखन कौशल। तो इस तरह से हमारे जो कौशल हैं, श्रवण कौशल, फिर उसके बाद है वाचन कौशल, फिर उसके बाद हमारा पठन और लेखन कौशल। ये जो हमारे कौशल हैं ये पूरी की पूरी भाषा में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन्हीं के माध्यम से पूरी भाषा का अर्जन करते हैं। तो इसमें ही हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी आउटकम्स हैं, कौन से ऐसे, या हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के उद्देश्य हो सकते हैं जिन्हें हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के दिए गए हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति जो है कि इसमें क्या है, जो बच्चा है वो दूसरों की बात को रुचि के साथ सुनता है और ध्यान से भी सुनता है, इंटरेस्ट लेके सुनता है, ध्यान से सुनता है। उसके जो अनुभव है, उसका जो अनुभव है, जो उसका कल्पना संसार है, उसको वो बहुत ही बिल्कुल बिना हेजिटेशन के बेझिझक होकर के उसकी अभिव्यक्त करता है वो, और अलग अलग संदर्भों में अपनी बात कहने की कोशिश करता है। जैसे वो बोल करके करता है, इशारों से करता है, साइन लैंग्वेज, चित्र बना करके करता है। फिर स्तर के अनुसार, कोई भी स्तर है, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के अनुसार कोई भी स्तर है, वो अपनी कहानी सुना सकता है, कहानी, कविता आदि सुनने में भी रुचि लेता है, मज़े से सुनता भी है और सुनाता भी है। और तो और इसमें कोई भी देखी, सुनी और पढ़ी गई जो बातें होती हैं वो अपनी भाषा में कह सकता है, अपने विचार उसके बारे में बता सकता है, कोई उसके लिए उसकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी इत्यादि है, मौखिक रूप से भी बता सकता है, लिख करके भी बता सकता है। और तो और सुनी और पढ़ी कहानियाँ और जो कविताएं हैं उनको समझ करके वो अपने अनुभवों से जोड़ पाता है उसको, और अपने शब्दों में कहानी कह सकता है, शब्दों में कहता है, उसको लिख सकता है। फिर इसी के साथ ही कोई भी स्तर अनुसार कहानी है, कविता है या अनुभव है, उसके मतलब क्या उसका निष्कर्ष है, क्या उसका निकल के आ रहा है, मूल भाव क्या निकल के आ रहा है, वो ये भी बता सकता है। लिपि चिन्ह जो होते हैं जिनके माध्यम से हम लिखते हैं, तो लिपि चिन्हों को देखकर, उनकी ध्वनियों को सुनकर, उसको समझकर, तो एक सह संबंध सा बना लेता है वो, कि जैसे हमने बोला अ से अनार, तो अ कैसे लिखा जाएगा उसके माइंड में एकदम से आता है, तो उसको पिक्चर को देख करके भी वो कोरिलेट कर लेता है। फिर चित्र और संदर्भ के आधार पे भी वो अनुमान लगा करके पढ़ लेता है, जैसे मैंने अभी बताया, चित्र के आधार पर भी वो बता सकता है। फिर जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसको दैनिक जीवन की प्रक्रिया, ज़रूरतों से जोड़ता है, जैसे कि अपना नाम बता सकता है कक्षा में, स्कूल में अपना नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम, कोई मनपसंद पाठ्य सामग्री पढ़नी है या कुछ भी अपने बारे में बताया जा सकता है, तो और भी अपने शब्दों में कह सकता है, बता सकता है। चित्रों को
जो उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बना सकता है। पुस्तकालय के भी विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कि रीडिंग कॉर्नर होता है, पोस्टर होता है और तरह तरह की चीज़ों के रैपर होते हैं, बाल पत्रिकाएं होती हैं, साइन लैंग्वेज, ब्रेल लिपि, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अपनी पसंद से किताबें सामग्री ढूंढ कर पढ़ सकता है वो। फिर वो अलग अलग विषयों पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए लिख सकता है वो। अपनी कल्पना से कहानी कविता बना सकता है वो। मुख्य बिंदु विचार को ढूंढने के लिए विषय सामग्री को बहुत ही बारीकी से देख सकता है। विषय सामग्री के माध्यम से संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का अर्थ उसको जानने को मिलता है। मनपसंद विषय का चुनाव करके उस पर लिखना सीखता है। जो विभिन्न विराम चिन्ह हैं उनको समझता है, उनका प्रयोग करना सीखता है। फिर संदर्भ और लिखने के उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त भाषा का चयन करता है, उसका प्रयोग करता है। नए शब्दों को चित्र शब्दकोश या शब्दकोश में देखता है, उसके लिए कोई जैसे पिक्चर डिक्शनरी टाइप भी बना सकता है वो। फिर भाषा की लय और तुक की उसको समझ आ जाती है, उसका कैसे प्रयोग करना है, कैसे मैम किस तरह से बोल रही है, उसका क्या अर्थ होगा। फिर घर और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध बनाता है कि घर में किस प्रकार की भाषा बोली जा रही है, विद्यालय में किस प्रकार की बोली जा रही है, उनके बीच में क्या संबंध है, कौन सी भाषा सही है, किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति आपने देखी। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति। अब आप देखिए प्राथमिक स्तर पर जो जो सीखा है वो तो रहेगा, अब उसके एडिशनल क्या हो जाएगा कि अब क्योंकि वो हिंदी विषय के जो बारीकियां हैं उसको जान गया है, कैसे जो कौशल है उनको जाना है, उसने एक्टिविटीज़ करी है, उससे रिलेटेड वो लिख करके, बोल करके, पढ़ करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो अब माध्यमिक स्तर पर क्या होता है कि अगले स्तरों पे जो विद्यार्थी अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी की पढ़ाई कर सकता है, हिंदी बोल लिख सकता है। फिर अपनी भाषा दक्षता के चलते वो जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य पाठ्यक्रम हैं उनके साथ भी वो कोरिलेट कर सकता है, उन चीज़ों को उनके साथ इंटीग्रेट करके पढ़ सकता है। फिर जैसे दैनिक व्यवहार में कोई आवेदन पत्र लिखना है, कोई अलग अलग के तरह के पत्र, ईमेल इत्यादि लिखने हैं, तो इन सब को भी वो कर सकता है। फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहुंचकर भाषा की जो विभिन्न प्रयुक्तियों में मौजूद अंतर संबंध है उसको समझ सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो बोलियां हैं या क्षेत्रीय भाषा है उनसे कुछ शब्दों को लेकर के भी कहानियों में रखा जाता है ताकि उसकी भी जानकारी बच्चे तक पहुँच सके। फिर हिंदी में जो दक्षता है, दक्षता को वे अन्य भाषा रचनाओं की समझ विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, अन्य भाषाओं से उसको जोड़ सकते हैं। फिर कक्षा 8वीं तक हम कह सकते हैं जो भाषिक कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और एक और है इसके साथ चिंतन कौशल भी है, तो इनका उत्तरोत्तर विकास होता है एक्टिविटीज़ के माध्यम से। फिर सृजनात्मक साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास होता है। स्वतंत्र और मौखिक रूप से जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति है उसका विकास भी होगा। जो बच्चा है स्वतंत्र और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, सृजनात्मक साहित्य का आलोचना भी कर सकता है, उसकी साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनके बीच में अंतर देख सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है। भाषा और साहित्य के रचनात्मक प्रयोग के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है उसकी। और जो ज्ञान के विभिन्न अनुशासन है, जैसे विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति और क्षमता का बोध कराना, या फिर साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं, आप देखेंगे जेंडर, धर्म, राष्ट्रीयता, भाषा, इन सब के प्रति सकारात्मक भाव और संवेदनशील रवैये का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। जाति, धर्म, जेंडर, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, इन सबसे संबंधित जो पूर्वाग्रह चलते आ रहे हैं उनसे बनी हुई जो रूढ़ियाँ हैं उनकी जो भाषिक अभिव्यक्तियों के प्रति सजगता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर विदेशी भाषाओं समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं की संस्कृति की विविधता से परिचय कराया जाता है। विविध भाषाओं का इसमें से हम कह सकते हैं कि समागम भी होता है, हम उसे ले सकते हैं। फिर व्यावहारिक और दैनिक जीवन में विविध किस्म की अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का विकास करना भी इसका एक संप्राप्ति है कि हम जो व्यावहारिक और दैनिक जीवन में अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां हमारे सामने आती है मौखिक और लिखित रूप में, उसकी क्षमता का विकास करें। संचार माध्यम जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें हिंदी की प्रकृति कैसे होगी, कैसे नए नए तरीके से हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, ये उसमें बताया जाता है।
फिर अर्थपूर्ण विश्लेषण कैसे करना है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कैसे होगी, तर्क क्षमता का विकास इसी के अंतर्गत करवाया जाता है। फिर जो भाषा का अमूर्त रूप है उसको समझना, उसके पूर्व अर्जित जो क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास करना इसके अंतर्गत है। फिर भाषा में मौजूद कुछ हिंसा की संरचनाओं की समझ का विकास करना भी है कि कोई मतभेद, विरोध, टकराव की परिस्थितियों में भाषा के संवेदनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से कैसे शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर शारीरिक और अन्य सभी प्रकार की जो चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे CWSN के अंतर्गत आते हैं। इंक्लूजन की बात यहाँ पर हो रही है, तो बच्चों में भाषिक क्षमताओं के विकास की उनकी जो अपनी विशिष्ट गति और प्रतिभा की पहचान आपको करनी है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो जुड़ते हुए भाषा प्रयोग की बारीकियाँ और सावधानियाँ उनको भी यहाँ पे परिचय कराया जाता है। तो ये माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति है। तो आज हमने चर्चा की भाषा के बारे में, भाषा किसे कहते हैं, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या है, और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की संप्राप्ति क्या है। और इन्हीं ये जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्हीं से संबंधित उद्देश्य बनते हैं, इन्हीं को ही आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है सीटेट में। तो ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आप आसानी से उन प्रश्नों का भी हल कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तैयारी सीटेट की के अंतर्गत और भी जो वीडियोस आएंगे वो भी, ताकि आपको समय से मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।